जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि फिजिक्स मैराथन का एक और नया टॉपिक जो कि कैपेसिटर से, इसमें हम आपको कैपेसिटर के बारे में A to Z पढ़ाएंगे। इसका कुछ समरी भी देंगे जैसे कि हम सब्जेक्टिव टाइप का, जिससे कि हमें समझने में दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद में हम आपको MCQ पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अगर अंत तक बनते हैं तो ये इस अगर टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल ही आता ही है, तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप CRPF रेडियो ऑपरेटर या रेडियो फिटर जो कि अभी आया है उसका, या माने चलिए साइफर का तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों के लिए ही ये गणित है खास है, क्योंकि तीनों का सिलेबस एक ही है, बस क्वेश्चन इधर उधर से पूछते रहता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, मैं उससे पहले मैं ये भी बता देता हूं। देखो, इसका जो PDF है, हम आपको मास्टर ई बुक जो भी लेते हैं तो उसके स्टडी मटेरियल में ये मिलता है, तो वहां पर इसको आपको पढ़ना है ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाए। तो आप मास्टर ई बुक अभी तक नहीं लिए हैं तो उसको ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के कैपेसिटर जो है चैप्टर, इसका फर्स्ट यूनिट से। इसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा है कैपेसिटर का डेफिनेशन, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, ठीक है। एक्चुअल में हम समझेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। देखिए, कैपेसिटर एक वर्बली रूप में देखा जाए तो आप पंखे में जो कंडेंसर लगता है वही एक प्रकार से कैपेसिटर है। कैपेसिटर का क्या होता है, ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग of two or more metal plates separated by an insulating material dielectric capable of storing electrical energy। तो ये जो होता है कैपेसिटर, माने चलिए दो प्लेट रहता है, दो प्लेट या दो से ज़्यादा प्लेट से बनता है। जैसे माने चलिए एक प्लेट को खड़ा रख देना है, ठीक है, मेटल प्लेट है, दो मेटल प्लेट को खड़ा रखना है और उन दोनों के बीच में गैप रहेगा। तो गैप किससे भरा होगा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उससे। जैसे कि माने चलिए एयर भी एक प्रकार का डाई इलेक्ट्रिक, इंसुलेटर समझ लीजिए। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा होता है जो कि इंसुलेटर होता है, उसमें से कुछ कंडक्टर टाइप का कुछ पास नहीं होगा। माने चलिए उसके जगह पे एयर भी हो गया, चाहे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग होता है, उसको वहाँ पे रखा जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा ये है कि अगर ये जो है ना, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माने चलिए कि अब जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये खुद में चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से ये उसको स्टोर करके रखता है करंट को। माने चलिए जो कैपेसिटर है उसको अगर आप लाइट कट जाने के बाद भी टच करिएगा उसका, तो वो आपको करंट मारेगा, क्योंकि उसमें करंट ऑलरेडी रहता है। उस माने चलिए अगर जब तक उसमें लोड नहीं दिया जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत मेजर लेवल पे होता है, तो उसका जो करंट उसमें सोखा रहता है उसको कम करने के लिए उसको लोड में, जैसे मान पंखे हो गया चाहे कोई रॉड हो गया, उसमें दिया जाता है, ताकि, है ना, रॉड तो दूसरा हो गया, मैं दूसरा एंटीना वगैरह का बता दिया। लेकिन ये जो है आपको माने चलिए पंखा एक प्रकार से लोड है, तो उसमें हम वो धीरे धीरे करके रिलीज होता है, तो आधे घंटे 1 घंटे में वो रिलीज होकर के ख़त्म हो जाता है। तो यही है कि कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर का डेफिनेशन है, ठीक है। दो प्लेट रहता है या दो से अधिक प्लेट जो कि एक डिस्टेंस में रखा रहता है, जिसके बीच में गैप रहता है, और गैपिंग के बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर टाइप का मटेरियल उसमें भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो कि मैंने बताया क्यों रखता है, ठीक है। और अपोज एनी चेंजेज इन वोल्टेज इन द सर्किट, मतलब कि कोई भी वोल्ट का चेंज जो होता है उसको अपोज करता है, मतलब इसमें बराबरी वोल्टेज रहेगा। ये देखो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो है इसका कैपेसिटर का, ब्लॉक DC, मतलब डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, एंड अलाउ AC को सिर्फ और सिर्फ ये पास करता है अपने से। उसमें अगर DC दीजिएगा तो पास नहीं करेगा, AC को ही पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 2 कंडक्टिंग प्लेट विथ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो कि माइका, पेपर और एयर जो बताया मैं, है ना, बिटवीन देम। तो दो जो है ना, 2 प्लेट जो लगेगा, माने चलिए एक 2 से देख लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी रहता है इसमें, तो माने चलिए 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट खड़ी प्लेट रख दिए और दोनों के बीच में गैप है थोड़ा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें माइका हो गया, पेपर हो गया या एयर हो गया, इस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है, जो कि इंसुलेटर का ही जैसा रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसमें भरा जाता है, इस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी प्लेट
प्लेट 1 बिकम्स पॉजिटिव और प्लेट 2 जो है बिकम्स नेगेटिव। अगर मान चलिए इसके बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसका प्लेट 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाता है और प्लेट 2 जो है नेगेटिव हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे बनता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फॉर्म, इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक फ्रॉम, तो मान चलिए 2 प्लेट रखा है तो 2 प्लेट के बीच में तो डाई इलेक्ट्रिक है ही, तो उसी के अंदर बनता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाहर नहीं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दोनों प्लेट के बीच में बनता है। और कहाँ से बनता है, पॉजिटिव जो प्लेट होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इसका जो रहता है डाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर स्टोर चार्ज, इफ़ रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी इट एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स। मतलब कि मैं पहले ही बताया कि कैपेसिटर जो होता है ये चार्ज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अगर मान चलिए उससे करंट सप्लाई हम बंद भी कर देते हैं तो ऐसे लगेगा कि इसमें चार्ज है ना। यहाँ पर देखते हैं चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम क्या है, टाइम टेकन टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज। मतलब एक कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फुल एकदम चार्ज जितना हो पाए वो हमारा चार्जिंग टाइम है। और डिस्चार्जिंग टाइम क्या है कि अगर जो चार्ज हुआ है करंट जाने के बाद में वो कितने देर में डिस्चार्ज हो रहा है। टाइम टेकन फॉर स्टोर्ड चार्ज टू फ्लो थ्रू ए लोड। मतलब जो लोड का मतलब क्या है, लोड का मतलब कोई भी इक्विपमेंट जो इसका करंट को यूज कर पा रहा है, जैसे फैन हो गया चाहे कोई भी लोड है ना, उसमें कुछ बल्ब लगा दिया है ना तो वो लोड हो गया। यहाँ पर देखते हैं कैपेसिटर रिस्पॉन्स इन डीसी एंड एसी। तो कैपेसिटर रिस्पॉन्स इन डीसी, तो डीसी में क्या करता है, इनिशियली बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट फ्लो इजीली, लेकिन फाइनली फुली चार्ज बिहेव लाइक नो ओपन सर्किट। जब पूरा चार्ज हो जाता है तो ये ओपन सर्किट नहीं रहता है, करंट को ब्लॉक करता है। नो करंट फ्लो बिकॉज द कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल इन द बैटरी वोल्टेज। तो ये जो किस लिए नहीं फॉलो करता है इसमें, क्योंकि बैटरी का जितना वोल्टेज रहता है उतना ही कैपेसिटर का वोल्टेज रहता है, तो इसमें कोई करंट नहीं फॉलो करता है और इसको ब्लॉक करता है। कैपेसिटर इन एसी, कैपेसिटर प्लेट गेट चार्ज एंड डिस्चार्ज अल्टरनेटली एज द एसी पोलैरिटी चेंजेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसी को ना पास करते रहता है, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट जब चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज अल्टरनेटली एज द एसी पोलैरिटी चेंज, एसी का पोलैरिटी जैसे चेंज होते रहता है उस हिसाब से इसको डिस्चार्ज भी करते रहता है कंटिन्यूअस, तो इस हिसाब से वो पास करते रहता है। एसी को जैसे बोलते हैं ना एसी को पास करेगा, तो एसी को ये पास करता है, ठीक है। और डीसी को ब्लॉक कर देता है क्योंकि उसका वोल्टेज दोनों का बराबर हो जाता है तो वो पास नहीं कर पाता है ना, उसको लेता ही नहीं है अपने में। और एसी का क्या होता है कि एसी जो जाता है उसमें तो पहले चार्ज होता है और उसको डिस्चार्ज भी होते रहता है कंटिन्यू, जैसे जैसे एसी का पोलैरिटी चेंज होते रहता है, और एसी का पोलैरिटी तो हमेशा ही चेंज होता है। करंट अपीयर टू फॉलो थ्रू द कैपेसिटर बट नो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास बिटवीन द प्लेट। करंट अपीयर टू फॉलो थ्रू द कैपेसिटर, करंट ऐसा प्रतीत होता है कि वो कैपेसिटर से पास हो रहा है, बट नो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास बिटवीन द प्लेट। जो दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है इसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। दिस एक्शन अलाउ एसी टू पास वाइल ब्लॉकिंग डीसी। यही एक्शन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास बिटवीन द प्लेट है ना, तो इसी के वजह से एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। सिंपल सा इसको याद रखना है, ठीक है, कि कैपेसिटर जो है एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करके रखता है और पास नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट कंसेप्ट समरी देख लेते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर जो हो गया वो एक प्रकार का डिवाइस हो गया, और कैपेसिटेंस क्या हो गया, इसका एबिलिटी हो गया। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। ये क्या है, एक मात्रा है, ठीक है। कैपेसिटेंस एक मात्रा है, जैसे कि दो प्लेटों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना
कितना मात्रा में ये हो पाएगा वही हमारा है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसे देख लेते हैं। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट जो है फैराड होता है। इसको याद रखना है C = Q/V, जहाँ पर Q जो है चार्ज इन कूलाम होता है और वोल्ट V जो है वोल्टेज इन वोल्ट होता है। ठीक है, 1 फैराड = 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नोट में हम लोग देख लेते हैं, मैक्सिमम हमारा नॉमेरिकल जो आता है वो 1 फैराड करके नहीं रहता है। 1 फैराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, क्योंकि ये लार्ज यूनिट है। कॉमनली वैल्यू आर इन माइक्रो फैराड में रहता है, या नैनो फैराड में रहता है, या पिको फैराड में रहता है। ठीक है, इसी में रहता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि 1 फैराड दे दिया ऐसे करके। वो हमेशा माइक्रो फैराड या नैनो फैराड में ही रहता है, ज़्यादातर माइक्रो फैराड में रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फार्मूला। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपेसिटेंस, जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हमें मतलब डिफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसमें लगते हैं, है ना, कौन मतलब इफेक्ट कौन कौन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब प्लेट जो है पैरेलल में लगा होता है तो उस कैपेसिटर का फार्मूला जो है कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पर E टाइप का जो है E0 वो डाइलेक्ट्रिक है इंटू A/D। ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, और D क्या है, सेपरेशन है। दोनों प्लेटों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो है। ठीक है, एयर इन वैक्यूम। ओके, तो यहाँ पर एयर इन वैक्यूम जो है ये माने चलिए हमारा ये कांस्टेंट हो गया एक प्रकार से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि एयर में रहेगा तो इतना होगा, नहीं तो K नॉर्मली लिखा जाता है, और किस चीज़ में रहेगा उतना हम वैल्यू लिख देंगे उस चीज़ का, है ना। तो विथ डाइलेक्ट्रिक माने चलिए एयर और वैक्यूम में नहीं है, ये दोनों प्लेटों के बीच एयर और वैक्यूम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक जैसे माइका हो गया, पेपर वगैरह हो गया, ऐसे कुछ डाला गया है, तो वहाँ पे K हम रख देंगे विथ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जो है, जो E उल्टा करके 0 है, वो हमारा डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है, एंड इंटू K जो कि हमारा कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक, इंटू एरिया ऑफ प्लेट A डिवाइडेड बाई D जो है सेपरेशन है, दो प्लेटों के बीच में कितना सेपरेशन हुआ। और इसका जो है E0 जो है, इसका वैल्यू जो है हमें डाइलेक्ट्रिक का ये फिक्स रहता है, जो कि 8.854 × 10⁻⁻12। ये इसका देख लीजिए जो यूनिट है वो भी लास्ट में दिया है, इसको भी याद करके रखना है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको याद करके रखना है, रट लेना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, दे देगा फार्मूला और पूछेगा कि इतने इसमें E0 क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये हमने फार्मूला में ही देख लिया। इसमें क्या करता है, जो प्लेट का एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ये फार्मूला से भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हम क्या समझते हैं। अगर मान चलिए एक फार्मूला दिया है, तो जो मान चलिए बाटा से ऊपर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और बाटा से नीचे है मान चलिए चार्ली = 1/D हो गया, एक प्रकार से देख लेते हैं। तो 1 जो है चार्ली के डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जो बाटा में है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो सिंपल सा फार्मूला से भी हम समझ सकते हैं कि मतलब कूलाम का डायरेक्टली जो है ये प्लेट ऑफ एरिया है, वो जो जितना बड़ा होगा प्लेट उतना हमको कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहीं पर अगर प्लेट का सेपरेशन देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। माने चलिए दोनों प्लेटों के बीच में कितना गैप, जितना गैप होगा उतना ही, जितना लेस डिस्टेंस होगा उतना मोर कैपेसिटेंस होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाइयर कांस्टेंट रहेगा तो मोर कैपेसिटेंस, लोअर रहेगा तो ये हो जाएगा लोअर कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम कांस्टेंट का देख लेते हैं वैल्यू कितना होता है। माने चलिए एयर और वैक्यूम का जो वैल्यू है,
ठीक है, क्वेश्चन में भी आता है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो एक होता है, और फाइबर का देखें तो 4.5 से लेकर के 5.5 तक होता है, और ग्लास का देखें तो 50 से लेकर के 3000 तक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और माइका का 3 से लेकर के 6 तक होता है। अब कौन कैपेसिटर का टाइप देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम देख ही लेते हैं जब देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड कैपेसिटर हो गया। इसमें फिक्स्ड कैपेसिटर में जो है यहाँ पर हम पेपर, माइका और सिरामिक जो है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होता है। ये क्या होता है ना, दोनों एकदम फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो है प्रेफर्ड ड्यू टू स्मॉल साइज, लार्ज कैपेसिटर और हाई वोल्टेज रेटिंग, लो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है और एक प्रकार से मतलब बहुत जैसे कि स्मॉल इन साइज एंड लार्ज कैपेसिटर, हाई वोल्टेज रेटिंग होता है। जैसे फैन वन में लगा रहता है, वो सब जो रहता है वो फिक्स्ड कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, तो पोलैरिटी इसको छोड़िए, यहाँ पर देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज है ना फिक्स्ड का। और यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर देख लेते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, ये जो है इसमें 2 सेट ऑफ मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय एयर, फिक्स्ड प्लेट रहता है, लेकिन रोटेटिंग प्लेट जो कनेक्टेड टू शाफ्ट रहता है। तो ये हमेशा चेंज हो जाता रहता है। माने चलिए आपको क्या करना है, कैपेसिटर अगर ज़्यादा चाहिए तो उसको रोटेट करके थोड़ा सा आगे करके उसका डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन कर पाते हैं। जैसे डिस्टेंस को बढ़ा देंगे कम हो जाएगा, ये मैनुअली थोड़ा रहता है, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है कि उसका थोड़ा आगे कर देंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा कैपेसिटर, और थोड़ा सा और सटा देंगे। ज़्यादा अगर कैपेसिटर चाहिए, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं एसी पास करना है, तो आपको थोड़ा सटा देना है प्लेट को, थोड़ा वो करना है तो थोड़ा बढ़ा देना है उसी गैप को, है ना। तो इस प्रकार से वेरिएबल कैपेसिटर रहता है। और यहाँ पर सब देख लेते हैं कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पर सीरीज कैपेसिटर देख लेते हैं, इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक थिकनेस। ये जो है किसके बराबर होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक थिकनेस जो बढ़ाते हैं उसके बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो सीरीज कैपेसिटेंस है, इसमें हमारा जो चार्ज जो रहता है वो सभी चार्ज जो है सेम रहता है। जैसे मान चलिए जितना प्लेट लगा है उतना चार्ज होगा, तो Q = Q1, Q2, Q3 ऐसे करके वोल्टेज डिवाइड्स। तो वोल्टेज दो सभी में अलग अलग होता है, वोल्टेज जो डिवाइड रहता है सीरीज कैपेसिटर्स में। जैसे हमने रेसिस्टर वगैरह में देखा था, ठीक है, रेजिस्टेंस में देखे थे ना, उस लेवल में पढ़ रहे थे, जैसे सीरीज इन रेजिस्टेंस और ऐसे करके, तो उसमें करंट सेम रह रहा था, है ना। उस हिसाब से इसमें जैसे है कि मान चलिए सीरीज में रहेगा कैपेसिटेंस, तो इसमें चार्ज सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड रहेगा। और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें 1/CT मतलब टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और C कैसे निकालना है, तो Q/V से निकालना है, जो कि फार्मूला हमने ऑलरेडी बताया, कूलम्ब/वोल्ट, ठीक है। तो चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर। जो टोटल कैपेसिटेंस से वो कम होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर से, ठीक है। एक सबसे ज़्यादा जो छोटा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस से कम होता है पूरे अगर देखा जाए तो, ठीक है। जितने प्लेट लगे हैं, एक प्लेट के कैपेसिटेंस जितना है उससे कम होता है पूरे कैपेसिटर का, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं पैरेलल कैपेसिटर इक्विवेलेंट टू एडिंग प्लेट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर पैरेलल रहेगा तो इसमें वोल्टेज जो रहेगा सेम रहेगा। जितना प्लेट का वोल्टेज है सभी प्लेटों का वोल्टेज और चाहे पूरा कैपेसिटर का वोल्टेज एक ही बराबर रहता है, लेकिन चार्ज जो है डिवाइड रहता है, सभी का चार्ज अलग अलग रहता है। QT अगर टोटल हमें चार्ज निकालना है तो सभी का चार्ज जोड़ना पड़ेगा इसमें, QT = Q1 + Q2 + ऐसे N तक। और इसमें यूज क्या करना है, Q निकालने के लिए वही कैपेसिटेंस वाला फार्मूला C/V, C = Q/V होता है, तो उस हिसाब से Q = C × V हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीरीज में पैरेलल में जो है CT = C1 + C2 + C3। देखते हैं सब, एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटेंस उल्टा हो रहा है। जैसे कि हम रेजिस्टेंस में देखते थे
कि अगर पैरेलल में रहता था तो 1 मतलब रेसिप्रोकल टाइप का होता था, 1 बाटा में होता था, एक के 1/r ऐसे 1/r1 + 1/r2। लेकिन हम यही कैपेसिटेंस में देख रहे हैं कि पैरेलल में रह रहा है तो सीरीज जैसा दिखाई दे रहा है, Ct = C1 + C2 + C3, और यहीं पर यहाँ पर सीरीज में है तो ये रेसिप्रोकल टाइप में है, जो कि हम रजिस्टर में क्या देखते थे कि जो पैरेलल वाला इसे दिखता था। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और हम आ जाते हैं अब हमारा MCQ पे, जो कि ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है उस चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है, जो पहले ही मैं बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक रहता है वो एक प्रकार का इंसुलेटर है। तो ये देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब इंसुलेटर कौन सा रहता है, वो डाइलेक्ट्रिक रहता है, दो प्लेटों के बीच में, है ना। और यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ए कैपेसिटर ब्लॉक। तो कैपेसिटर किस चीज़ को ब्लॉक करता है, DC को। तो DC को ब्लॉक करता है, AC को पास करता है, तो आंसर भी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ DC सर्किट ए फुली चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक। DC सर्किट अगर उससे जुड़ा जाए तो अगर पूरा चार्ज हो गया है कैपेसिटर तो कैसे बिहेव करेगा, तो ये बी ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, वो ब्लॉक करेगा उस चीज़ को। ओपन सर्किट का मतलब क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट का मतलब ब्लॉक करता है, और शॉर्ट सर्किट जैसे होता है तो पास करता है ना। जैसे देखते हैं कोई करंट आपस में टकरा जाता है, शॉर्ट सर्किट बोलने लगते तो क्या होता है, उसमें पास होता है। उसका मतलब यही है ना कि मान चलिए 2 तार टकरा गया आपस में, उसकी करंट पास हो रहा है, तो वो करंट वो क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, उसमें करंट पास होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट मीन्स ब्लॉक कर दिया वहाँ से, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ DC सर्किट एन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक। तो जब मान चलिए DC सर्किट है और वो चार्ज नहीं है तो ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब उसमें करंट लेगा जब तक वो चार्ज नहीं होता। दोनों का वोल्टेज जब सेम हो जाएगा तो फिर वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करने लग जाएगा। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज कैसे हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का इसमें फार्मूला दिया गया, तो कौन सा सही फार्मूला है, C/में Q/V होता है। ठीक है, तो B हमारा आंसर हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाई वोल्ट, है ना। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो फैराड होता है, सिंपल सा बात है। और 1 फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इन एयर इज गिवन बाई। तो एयर का हमारा डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो डाइलेक्ट्रिक इंटू कॉन्स्टेंट इंटू A/D यही था ना। तो K के जगह पे 1 हो गया, तो हमारा बी नंबर आंसर हो गया, C = डाइलेक्ट्रिक इंटू A/D। यहाँ पर देख लेते हैं 10 नंबर, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो हम पहले ही बोले थे, उसको रट्टा मार लेना है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नैनोमीटर नहीं यार, न्यूटन मीटर है शायद, है ना। तो इसको याद कर लेना है ए को, ठीक है, रट लेना है इसको। यहाँ पर 11 नंबर देखते हैं, इफ़ द प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड द कैपेसिटेंस विल। तो अगर प्लेट का एरिया अगर बढ़ाया जाए, मतलब साइज उसका बढ़ाया जाए, तो क्या होगा, हमें पहले ही बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर उसका एरिया घटाते हैं तो कैपेसिटेंस भी घटेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज डिक्रीज द कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। क्योंकि मान चलिए दोनों का जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस लो होता है, और जब इंक्रीज होता है जितना नज़दीक आएगा वो बढ़ेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। एयर और वैक्यूम का एक होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। 14 नंबर देखते हैं, अ मटेरियल विज हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि अगर हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा तो इंक्रीज कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होगा। ठीक है,
और यहाँ पर 15 नंबर देखते हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब माने चलो कि इसमें इंसुलेटिंग बिहेवियर कम होता है, और अगर लोअर डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें इंसुलेटिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा इंसुलेटिंग बिहेवियर लोअर होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, है ना। 15 नंबर देखते हैं, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज पोलरिटी सेंसिटिव। तो ये कौन सा है, सी नंबर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है, जो कि हम फिक्स्ड जो हमारा कैपेसिटर था उसमें देख रहे थे। तो यहाँ पर है कौन सा टाइप का कैपेसिटर जो है पोलरिटी सेंसिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक्स कैपेसिटर होता है। 16 नंबर देते हैं, विच कैपेसिटर इज कॉमनली यूज्ड इन फिल्टर सर्किट टू रिमूव एसी रिपल। एसी रिपल का मतलब क्या समझते हैं, एसी रिपल का मतलब कभी भी अल्टरनेटिंग करंट जब पास होता है तो देखिएगा उसमें एक प्रकार से ऐसे वेव टाइप का आता है, वही हमारा रिपल से, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर एक प्रकार से ऐसा चीज़ है कि अगर हम फ़िल्टर से गुजारते हैं तो ये उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, मतलब जो हमारा रिपल आता है उसको स्ट्रेट लाइन करता है, ठीक है। तो डीसी का क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही इसका रहता है ना, सीधा लाइन, और एसी क्या होता है, वेव टाइप का होता है। तो वेव जो होता है वही रिपल बोलते हैं। तो विच कैपेसिटर इज कॉमनली यूज्ड इन फिल्टर सर्किट टू रिमूव एसी रिपल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसको याद कर लेना है। 17 नंबर देते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर आर प्राइमरली यूज्ड एज, तो ये हो जाएगा सी, ट्यूनिंग कैपेसिटर इन रेडियो रिसीवर। जो रेडियो रिसीवर होता है उसमें वेरिएबल कैपेसिटर जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे बढ़ सकता है और घट सकता है अपने इस्तेमाल के अनुसार। ये कैसे मान के चलिए, अभी मैं समझा देता हूँ। रेडियो रिसीवर मान के चलिए है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा कि वेरिएबल कैपेसिटर जो रहेगा प्राइमरली यूज्ड कैसे होगा, तो मान के चलिए कि अगर हम रेडियो रिसीवर है उसमें हम किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, कम करंट पास करेगा, ठीक है। अगर वहीं पर हमारा, अगर मान चलिए हम इधर से ट्रांसमिट करने का स्टार्ट करें, हम ट्रांसमिट करेंगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, कैपेसिटर जो है उसका करंट जो है ज़्यादा पास करेगा। तो ये ऑटोमेटिक रूप में होता है। तो एक प्रकार से वेरिएबल कैपेसिटर उसी में इस्तेमाल किया जाता है। मान चलिए कि 5 एम्पियर ले रहा है रिसीव करने में, तो 10 एम्पियर लेगा वो ट्रांसमिट करने में। तो यही ऑटोमेटिक मैनेज करता है कितना उसमें करंट देना है, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर देखते हैं, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज। तो सीरीज कैपेसिटर में अगर मान चले देखें तो चार्ज जो सभी कैपेसिटर पे रहता है वो इक्वल ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द सेम, जो कि बी नंबर है। अब पैरेलल में वही देखते हैं तब वोल्ट सेम रहता है ना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम, है ना, सिंपल वही बात हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो द टोटल कैपेसिटेंस इज इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज का कैसे निकालते हैं, तो अगर सीरीज में कैपेसिटेंस पूछ दिया तो समझ लीजिए कि रजिस्टर वाला हमारा पैरेलल वाला जैसे नहीं होता है 1/RT = 1/R1+, तो उसी हिसाब से 1/CT = 1/C1C2 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। नहीं, ये हो जाएगा बी आंसर, लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, ठीक है, लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। जो टोटल कैपेसिटेंस होता है सीरीज में वो एक छोटे वाला कैपेसिटर से कम होता है, ठीक है, सबसे छोटा वाला है उससे भी कम होता है, इसका कहने का मतलब है। 21 नंबर देते हैं, द टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर जोड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस जो होता है वो बी नंबर आंसर हो जाएगा, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल में हम लोग यही देखते हैं कि CP = C1+CT, तो मतलब C1 C2 C3 को जोड़ता है ना, तो इक्वल हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। सभी कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं हम तो वो इक्वल होता है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जहाँ पर हम बोल रहे थे कि माइक्रो फैराड में देगा कि किस में देगा। फैराड में एक्चुअली में नहीं होता। 2 कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड एंड 5 माइक्रो फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सीरीज में जब जुड़ा रहता है तो इसका कैसे होगा, 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे करके जुड़ता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके हमारा जो CT है वो हमारा कितना आ जाएगा, 1.875 माइक्रो फैराड। तो मैक्सिमम में माइक्रो फैराड में ही रहता है। ठीक है, फैराड जो होता है थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, इसलिए माइक्रो फैराड में ही पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड एंड 5 माइक्रो फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 हो जाएगा, है ना। पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ता है और सीरीज वाला में हमको 1 करके जुड़ता है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। इन ए सीरीज कैपेसिटर सर्किट इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज 12 वोल्ट एंड C1 जो है 3 माइक्रो फैराड है, C2 जो है 5 माइक्रो फैराड, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। तो हमें चार्ज जो निकालना है, तो ये कौन सा बोल रहा है, सीरीज कैपेसिटर। तो सीरीज कैपेसिटर में जो हमारा चार्ज होता है इक्वल ही होता है ना। चार्ज जो है इक्वल ही होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें माने चलो कि कैपेसिटेंस जो दे रखा है यहाँ पर, तो Q निकालने के लिए C इक्विवेलेंट जो होता है इंटू V हो जाएगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना हमारा हो रहा है, सीरीज कैपेसिटर में हमको क्या करना है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम C इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, इनटू जो हमारा V दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ जा रहा है, 22.5 लमसम में 23 माइक्रो कूलम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 23 माइक्रो कूलम। सबसे पहले आपको इसमें क्या पूछा, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमें मान चलो दो सभी पे चार्ज एक ही रहेगा। तो सबसे पहले उसका क्या करना है, टोटल इक्विवेलेंट हमें निकालना है, मतलब कि टोटल कूलम पहले टोटल हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें C1 और C2 दिया है, तो सीरीज में हम जोड़ लेते हैं 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। तो हमें CT निकल जाएगा। जब CT निकल जाएगा तो हम चार्ज निकाल लेंगे। तो क्योंकि Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो C इक्विवेलेंट हमारा जितना मान आएगा 1.875 इंटू 12 हो जाएगा, जो हमारा कैलकुलेट करके आंसर आएगा। ठीक है, फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज कैपेसिटर सर्किट इफ C1 जो होता है, C1 3 माइक्रो फैराड है और C2 5 माइक्रो फैराड है और वोल्टेज जो है 12 वोल्ट दिया है, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना होगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस C1 जो है हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका जो पूरा CT वोल्टेज जो है सभी का जैसे अलग अलग होता है, तो जो टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐसे करके होता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज 1 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज 1 निकालने के लिए हमारे पास में चार्ज तो जो सेम रहेगा, तो चार्ज हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले दोनों कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद में हम चार्ज निकालेंगे और हमारा जितना चार्ज आएगा, फिर C1 पे हम क्या करेंगे, C1 पे हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारा 7 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो 7 वोल्ट आ जाएगा हमारा C1 पे हमारा वोल्टेज, और C2 पे तो माइनस भी कर देंगे 12 में से, तो 5 आ जाएगा वो C2 पे। ठीक है, इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आए तो बहुत ईजी है, हम पेन और पेपर पे समझा देंगे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। लेकिन हमें लग रहा है कि ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे बता दे रहा हूँ, तो इतना बताने से आराम से समझ में आता है, पढ़े लिखे आप लोग हो। ठीक है, यहाँ पर 26 नंबर देखते हैं। विच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अमंग द फॉलोइंग। तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लास, जो कि इसका सबसे ज़्यादा होता है 500 से लेकर के 3000 तक। 27 नंबर देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, तो सी हो जाएगा कैपेसिटेंस। जो एबिलिटी है कैपेसिटर में स्टोर करने का चार्ज को, उसी को ही कैपेसिटेंस बोलते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज विच मटेरियल एज द नेगेटिव प्लेट। तो कौन सा जो मटेरियल होता है नेगेटिव प्लेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो बोरॉक्स एंड कार्बन साल्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग लिया जाता है। एल्युमिनियम जो है पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम याद रखिएगा। ऊपर भी दिया था, उसमें भी देख सकते थे पहले शुरू में जब हम शॉर्ट कंसेप्ट बता रहे थे। तो 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं द रोटेटिंग सेट ऑफ प्लेट इन वेरिएबल कैपेसिटर इज कॉल्ड। तो रोटेटिंग सेट ऑफ प्लेट इन वेरिएबल कैपेसिटर इज कॉल्ड क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोटर, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपेसिटेंस सीरीज इज ट्रू। तो इसमें क्या होता है, चार्ज तो बराबर रहता है, ठीक है, और हमारा वोल्टेज जो है अलग अलग होता है। तो वोल्टेज Vt इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो बराबर होता नहीं और सीरीज में अगर रहेगा तो रेसिप्रोकल जैसा वो जोड़ा रहता है, ठीक है। 1/Ct इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे। तो हमारा जो रहता है चार्ज डिफरेंट रहता है, नहीं चार्ज सभी पे सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, तो सभी वोल्टेज को जोड़ने से पूरा वोल्टेज निकलता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपेसिटर इन पैरेलल। तो पैरेलल में हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपेसिटर इन पैरेलल इज ट्रू। तो कौन सा ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी द चार्ज स्टोर इज। तो चार्ज इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि C इक्वल टू Q/V होता है, उसी से हम निकाल लेते हैं अगर Q निकालना है तो, ठीक है, C × V हो जाएगा। कुछ अब समरी देख लेते हैं इसका, फार्मूला समरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला समरी देखते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस का C इक्वल टू Q/V जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे। पैरेलल प्लेट में देखते हैं C इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा और A/D हो जाएगा। उस वहीं पर पैरेलल प्लेट विथ वो एयर था, एयर का 1 होता है, इसलिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के जो है हट गया था, और वहीं पे हम विथ डाया इलेक्ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है के आ जाता है यहीं पर C इक्वल टू। तो इसको याद रखना है, सीरीज में अगर कैपेसिटेंस रहेगा तो 1/Ct इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके, और पैरेलल में रहेगा तो Ct इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके रहेगा। तो दोस्तों आज जो है कैपेसिटेंस जो था हमारा, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये जो चैप्टर है ख़त्म हो गया, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग नहीं छोड़ोगे, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर के आएंगे उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और ये जो हम गारंटी दे रहे हैं, हम जो फिज़िक्स का जो मैराथन चला रहे हैं, अगर आप इसे देख लेते हैं पूरा, तो निश्चित ही आप जाओगे एग्ज़ाम में, तो बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आप पूरा चीज़ पढ़ के ही आए हो फिज़िक्स का। तो बहुत ही डर रहता था फिज़िक्स के लिए, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इसके बाद में आप लोग को कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो धन्यवाद।